हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, लोकल सर्वर और रिमोट सर्वर में क्या डिफरेंस होता है और पीएचपी के बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस लेक्चर में पीएचपी के प्रोग्राम्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम और उसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। जब कोई यूज़र कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करता है और यूज़र का कंप्यूटर वो क्लाइंट मशीन होती है और जहाँ से वो वेबसाइट लोड होकर आती है उसे हम सर्वर कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली हम वेब पेजेस में वैलिडेशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं और जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसे हम बिजनेस लॉजिक यानी कि बिजनेस की वेबसाइट या वेबसाइट का लॉजिक तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो क्लाइंट की मशीन यानी कि ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होती है और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो सर्वर पे कोई भी सर्वर उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसके एग्जीक्यूट होने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स और इसके अलावा कोई भी हम ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। पर सर्वर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें IIS, अपाचे, ग्लासफिश या इसके अलावा और कोई सर्वर है उस पर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट और बीबी स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए यूज की जा सकती है। सर्वर साइड के लिए PHP, ASP और GSP लैंग्वेज का यूज किया जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली वैलिडेशन लगाने के लिए यूज करते हैं हम कि फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस बेसिकली लगाने के लिए हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज को यूज करते हैं और वेबसाइट का कोड डेवलप करने के लिए बिजनेस लॉजिक लगाने के लिए हम और डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का कोड क्लाइंट को विजिबल होता है जबकि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड क्लाइंट को विजिबल नहीं होता। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्ट सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट थोड़ी सी कम सिक्योर है क्योंकि ये यूजर इसे क्लाइंट यूजर इसे देख सकता है, लेकिन जो सर्वर साइड है उसे क्लाइंट देख नहीं सकता, इसलिए थोड़ी सी वो यूजर्स के लिए हिडन होती है, इसलिए सिक्योर मानी जाती है। इसके बाद देखेंगे लोकल सर्वर और रिमोट सर्वर क्या होता है। लोकल सर्वर यानी कि जो क्लाइंट का कंप्यूटर है उसी कंप्यूटर के ऊपर अगर आप सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे तो वही कंप्यूटर आपका क्लाइंट भी एक्ट करेगा और सर्वर भी एक्ट करेगा, तो उसे हम लोकल सर्वर कहते हैं। राइट साइड पे जो कि रिमोट सर्वर है, रिमोट सर्वर जैसे कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, आपका कंप्यूटर है क्लाइंट और जहाँ से वो वेबसाइट जहाँ पर होस्ट की हुई है वो एक रिमोट सर्वर है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि PHP क्या होती है। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। PHP सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। PHP को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। PHP सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। PHP में आप बहुत सारे डेटाबेसेस जो है यूज़ कर सकते हैं जैसे कि MySQL, Oracle, Sybase एक्सेट्रा। सिंटैक्स देख लेते हैं PHP का। PHP का सिंटैक्स लिखने के लिए लेस देन, क्वेश्चन मार्क, PHP और फिर आपको उसके बीच में PHP का कोड लिख देना है और फिर आप
और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन के साथ आप स्क्रिप्ट को क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा PHP लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये स्क्रिप्ट शुरू करने के लिए। और उसके बाद आप जो है मैसेज दे सकते हैं इको स्टेटमेंट के थ्रू। इसके लिए आपको डबल कोट्स में अपना मैसेज जो है टाइप करना होगा और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना है। इको जो स्टेटमेंट है इसको हम यूज करते हैं स्क्रीन पे आउटपुट लाने के लिए। प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको इसकी डायरेक्टरी में सेव करना होगा जहां पर आपने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। आपको जहां पे सर्वर है वहां पर जाकर इसको सेव करना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल का नाम हमारा है welcome.php। ये हमारा जो है मैसेज स्क्रीन पर आ चुका है welcome.php। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम PHP के कोड को वेब पेज में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे PHP के कोड को इंबेड कर सकते हैं हम एक HTML के पेज में। सबसे पहले हमें HTML का वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम लिखना होगा, जैसे कि HTML हेड टाइटल, फिर हेड क्लोज, बॉडी। उसके बाद हम इसको कोड को इंबेड कर देते हैं स्क्रिप्ट को। उसके बाद बॉडी कोड और HTML को क्लोज कर देते हैं। इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया है वही प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है first.php। first.php ये है, हमारा रिजल्ट वो स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो PHP में कैसे काम करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है, यानी कि पहले जो हमने जो प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है वो चलेगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही हमारा लाइन बाय लाइन प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हम चाहे कि प्रोग्राम का फ्लो वो डिपेंड करे किसी कंडीशंस के ऊपर, तो हम वो कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लगा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट, फिर है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद नेक्स्ट है एल्स इफ स्टेटमेंट्स और लास्ट में है स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को हम PHP में कैसे यूज करते हैं, इसका प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं और इसका क्या रोल है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स, सबसे पहले लिखेंगे हम इफ, उसकी ब्रैकेट में हम देंगे कंडीशन। जो हम कंडीशन देंगे उसके दो रिजल्ट ही आ सकते हैं, आइदर कंडीशन कैन बी ट्रू और कंडीशन कैन बी फॉल्स। अगर हमारी जो कंडीशन है जो ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक वाला कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारी ये दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करेगा। इसके लिए हम देखते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। इस प्रोग्राम में मैंने दो वेरिएबल ले हुए हैं, ए की वैल्यू 10 ली हुई है और बी की वैल्यू है 20 ली हुई है। और इफ में मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो जाती है तो मेरा मैसेज स्क्रीन पे आए ए इज बिग, अदरवाइज मेरा स्क्रीन पे मैसेज आए बी इज बिग। और कंप्यूटर क्या करेगा, इन दोनों का कंपैरिजन करेगा और इसकी वैल्यू ए की जगह 10 रिप्लेस हो जाएगा और बी की जगह 20 रिप्लेस हो जाएगा और चेक करेगा कि 10 ग्रेटर देन 20 होता है या नहीं होता है। कंडीशन ट्रू आएगी या फॉल्स भी आ सकती है। जो है 10 ग्रेटर देन 20 इज फॉल्स, ये फॉल्स है, इसलिए हमारा एल्स पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं इसका आउट। हमारा रिजल्ट आया बी इज बिग। अगर मैं इनपुट को चेंज कर दूं
तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं 20 कर देता हूँ और यहाँ पर 10 कर देता हूँ और प्रोग्राम को कर लेता हूँ सेव। बाद प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं और हमारा जो है अब ए इज बिग हो चुका है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, इसलिए हमारा इफ पार्ट में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। जब हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स हो तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास मल्टीपल सिचुएशंस गिवन हो, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके 70 के अबव मार्क्स आते हैं तो उसका ए ग्रेड आना चाहिए। अगर 50 से 60 से अबव आए हैं तो बी ग्रेड आना चाहिए। ऐसे ही 50 से अबव आए तो सी ग्रेड आना चाहिए। स्टेटमेंट्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल आउटकम्स आ रहे हो। इसका सिंटैक्स होता है, पहले इफ ब्लॉक आता है, इफ ब्लॉक में कंडीशन दी जाती है और उसके बाद इसका कोड इफ ब्लॉक में दिया जाता है और जो सेकंड कंडीशन है उसका एल्स इफ में लिखा जाता है। ऐसे ही हम मल्टीपल एल्स इफ जो है लगा सकते हैं और अंत में हमें एल्स ब्लॉक को लगाना जरूरी होता है। आपके पास जितने भी आउटकम्स हो, आप उन आउटकम्स में जो पहला आउटकम है उसको आप इफ में कवर कर दो। उसके बाद आपके पास जितने भी कंडीशंस बची उसको आप एल्स इफ में डाल दो और जो लास्ट आपके पास आउटकम बची उसको आप एल्स पार्ट में डाल सकते हैं। देखते हैं प्रोग्राम इसका एग्जीक्यूट करके। एल्स इफ जो स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट में मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक परसेंटेज जो है 62% ली हुई है। इसमें सबसे पहले मैं कंडीशन दी हुई है, इस प्रोग्राम में मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 70 से अबव आई है उसको ए ग्रेड मिल जाए और जिसकी परसेंटेज 60 से अबव आई है उसको बी ग्रेड मिल जाए और जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से अबव आई है उसको सी ग्रेड मिल जाए और जिसकी परसेंटेज उससे कम है उसको डी ग्रेड मिल जाए। इस प्रोग्राम में मैंने इनपुट लिया हुआ है 62%। सबसे पहले परसेंटेज ग्रेटर देन 70 उसको मैंने इफ ब्लॉक में डाला हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 70 से अबव आ जाती है तो ए ग्रेड डिस्प्ले होगा। ऐसे ही 60 से अबव आ जाती है तो बी ग्रेड डिस्प्ले होगा। अगर 50 से अबव आ जाती है तो सी ग्रेड डिस्प्ले होगा। अदरवाइज स्टूडेंट को डी ग्रेड ही मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी आप प्रोग्रामिंग में उस टाइम यूज कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल आउटकम्स अवेलेबल हो। आप एल्स इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं और आप स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है। स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले स्विच कीवर्ड आता है, उसके बाद इसमें आप कोई वेरिएबल को पास करते हैं जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा केस जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे कि आपने n की जगह आपने 2 पास कर दिया तो यहाँ पर हमारे मल्टीपल केसेस होते हैं, केस 1 केस 2, मल्टीपल n नंबर ऑफ केसेस आप लगा सकते हैं। जैसे आपने n की वैल्यू 2 पुट की और आपका वो जो केस 2 है वो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट हो जाएगा और उस केस में लिखा हुआ कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बात इसमें जरूरी है कि हर एक केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो आपकी नेक्स्ट केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का इसमें यूज करते हैं। और अंत में जो लास्ट केस होता है उसमें आप इनवैलिड इनपुट को कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि डिफॉल्ट का क्या यूज होता है। 7 डेज ऑफ वीक्स होते हैं, उसमें डे के अंदर मैं जो भी इनपुट लूंगा, सपोज करो मैंने लिया 5 तो मेरा आंसर यहाँ से 5 के कोरस्पॉन्डिंग फ्राइडे आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर सपोज करो इनपुट लेता हूँ 2 तो मेरा आंसर यहाँ से ट्यूसडे आना चाहिए बेसिकली। उसके बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूजर यहाँ पर इनवैलिड इनपुट डाल दे, जैसे कोई डाल दे 253 डाल दे, तो जो मेरा आंसर है वो इस 7 केसेस में नहीं है, जो रॉन्ग इनपुट है।
इसलिए जो हमारी रेंज के बाहर के इनपुट है उसको कवर अप करने के लिए हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो मैंने 5 वैल्यू ली हुई है, वो 5 वैल्यू यहाँ पर पास होगी और 5 वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग वो चेक करेगा कि 5 इक्वल टू 1 नो, 5 इक्वल टू 2 नो, 3 नो, 4 नो। जैसे कि 5 और 5 के साथ मैच हो जाएगा, वो हमारा ब्लॉक है, वो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हमारी ब्रेक लगी हुई है। ब्रेक का मीनिंग है कि वो आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट, वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि मैंने 5 इनपुट लिया था, मेरा आंसर आया यहाँ पे फ्राइडे। अब मैं इनपुट को चेंज कर लेता हूँ। सपोज करो मैं इनपुट यहाँ पर दे दिया 60 और प्रोग्राम को सेव करने के पश्चात इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देखता हूँ। यहाँ पर मेरा दिखा रहा है रॉन्ग इनपुट।